नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातुओं की खोज कब और किस प्रकार से हुई है ना। इसके अलावा जो है अधातुओं का जो है रसायन मतलब अधातुएं जो है किस प्रकार से जो है अभिक्रिया करती है ना, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है अधातुओं की जो है प्रकृति जो है उनके जो यौगिक बनाते हैं ना, जब अभिक्रिया करते हैं तो उनके जो है उनकी प्रकृति किस प्रकार से होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज के इस क्लास में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था कि जो अधातुएं जो है ना, अधातुएं जो है उनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और अधातुओं को जो है आवर्त सारणी में कहाँ पर जो है उनको स्थान दिया गया है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम जान चुके थे और आज हम जानेंगे, है ना, आगे जानेंगे अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, चूंकि जो है अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई है ना, तो ये जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको पढ़ेंगे। मतलब जो है किस प्रकार से खोज हुई, मतलब इसके ऐतिहासिक चीज़ों को जानेंगे, है ना, कि खोज जो है जितने भी जो अधातुएं हैं उनकी खोज किस प्रकार से हुई है। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, जैसे है ना, कहानी की तरह जो है इसको क्या करेंगे, आप समझेंगे और अपनी समझ विकसित करेंगे किस प्रकार से जो है जो अधातुएं जो है उनकी खोज हुई है। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कार्बन, है ना, कार्बन और सल्फर जो है, ठीक है, कार्बन और सल्फर जो था, तो ये जो दो धातुएं हैं, है ना, ये जो कार्बन और सल्फर जो दो धातुएं हैं, सॉरी धातुएं बोल रहा हूँ, अधातुएं हैं, है ना, तो इनकी जो जानकारी थी वो प्राचीन काल से ही जो है लोगों को थी। समझ में आ रहा है ना। लेकिन चूँकि उस समय क्या था, उस समय कुछ भी जो है ये जो अधातुएं इनकी खोज हो चुकी थी, लेकिन इनको खोजने वाले का नाम जो है उस समय जो है हाईलाइट नहीं था। मतलब जो है कौन इसको जो है कौन ढूंढा था ये किसी को पता नहीं है। मतलब इनको खोजने वाले का नाम अभी तक क्या है, अज्ञात है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम और आगे जानते हैं। अब जो है जैसे देखिए जो कार्बन जो है ना, कार्बन जो है प्रकृति में जो है कार्बन के जो है बहुत सारे प्ररूप हैं, है ना। तो उसमें से एक है हीरा और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है ना। तो कार्बन जो है हीरा और ग्रेफाइट के रूप में क्या होता है, मिलता है ना। ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों जो है अपर रूप हैं, ठीक है ना, किनके, कार्बन के। तो इनका उल्लेख जो है प्राचीन जो अभिलेख जो था ना, प्राचीन अभिलेख, उनमें क्या होता है, इनकी जानकारी जो है हमको मिलता है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो है ये जो जानकारी जो है प्राचीन अभिलेख में मिलता है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है हीरा और ग्रेफाइट के रूप को जो है लोग पहले से जानते थे, है ना, और कार्बन की खोज हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, ये जो कार्बन, ये हीरा है, ग्रेफाइट है, इनको लोग जो है क्या समझते थे, इनको अलग अलग पदार्थ समझते थे, है ना, कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग पदार्थ हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे जो है आधुनिक, है ना, जैसे जैसे जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जो है क्या हुआ, विकास हुआ, उसके साथ साथ जो है ये जो है समझ बन पाई कि जो ग्रेफाइट और जो हीरा जो है ना, ये सभी जो है ये दोनों जो है अलग अलग पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ही पदार्थ है। और कौन से पदार्थ हैं, ये जो है कार्बन है। क्या है, कार्बन है। समझ में आया ना। और जब इनको क्या किया गया, जब कार्बन को जलाया गया, ठीक है ना, और जब कार्बन को जलाया गया तो जब कार्बन को हम जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो इसी के द्वारा क्या किया, एक लवाइजिए नामक जो है एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने दहन कराया। किनका दहन कराया, कार्बन का जो है दहन कराया, मतलब उसको जो है कार्बन को जलाया। तो कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। और जब इन्होंने लवाइजिए ने जो है कार्बन का दहन किया, तो मतलब ये जो दोनों पदार्थ है ना, यहाँ पर ग्रेफाइट है, हीरा है ना, दोनों का जो है इन्होंने क्या किया, दहन कराया। और दहन करके जो है इन्होंने क्या किया, दहन करा करके सिद्ध कर दिया कि दोनों जो है क्या है, दोनों तत्व जो है कार्बन है। क्या है, कार्बन है, अलग अलग पदार्थ नहीं है। ओके, समझ में आया, यहाँ तक समझ गए आप, है ना। तो और इसी कारण से क्या हुआ, उस समय जो 1789 में जो है 1789 में जो है जो प्रकाशित हुआ है ना, तत्वों की तालिका प्रकाशित हुई, तो उसमें जो है कार्बन को जो है ना, कार्बन जो था, जो जितने मतलब कार्बन तत्व को जो है कार्बन तत्व के नाम से जो है क्या दिया गया, स्थान दिया गया है। जबकि इससे पहले क्या माना जाता था कि ग्रेफाइट और हीरा अलग अलग तत्व है, ऐसा माना जाता था, मतलब अलग अलग
पदार्थ है ऐसा करके, लेकिन दोनों क्या है, एक ही तत्व से बने हुए हैं। और वो कौन सा तत्व था, कार्बन। इसी कारण से उस समय जब 1789 में तत्वों की तालिका प्रकाशित हुई तो उसमें कार्बन को जो है स्थान दिया गया है ना, एक निश्चित स्थान प्रदान किया गया। समझ में आया। उसके बाद जो है जैसे कार्बन था वैसे ही जो है सल्फर जो है ना, सल्फर जो धातु है, तो सल्फर जो धातु था उनकी भी जानकारी जो है प्राचीन काल में लोगों को थी। समझ में आ रहा है ना। और इनको भी जो है लवाजिये जो वैज्ञानिक था उन्होंने ही क्या किया, सिद्ध करके बताया कि जो सल्फर जो है वो क्या है, ये भी जो है एक तत्व है। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद जो है आगे जो है फास्फोरस की खोज जो है मध्यकाल में हुई, प्राचीन काल में नहीं, है ना। प्राचीन काल में केवल कार्बन और सल्फर को जानते थे। उसके बाद जो मध्यकाल जब आया तो मध्यकाल में जो है फास्फोरस की खोज हुई, और फास्फोरस की खोज हुई, है ना। और ये खोजने वाले जो एक व्यापारी थे हेनिंग ब्रांड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्फोरस का जो है खोज किया। ओके, समझ में आया। उसके बाद आगे हम समझते हैं और किस प्रकार से जो है जो अधातु हैं उनकी खोज हुई। तो देखिए मध्यकाल तक क्या था, गैसीय पदार्थों के बारे में जो है लोगों को अधिक जानकारी नहीं थी, है ना। जो गैसीय पदार्थ जो है उनके बारे में लोगों को जो है उतनी जो है कोई जानकारी नहीं थी। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि उस समय तक जो है गैसीय पदार्थों के बारे में जो है कोई अध्ययन किया नहीं था, तो गैसीय पदार्थों के बारे में लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब चूँकि हम जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब जो है गैसीय अवस्था में होती है ना, गैसीय अवस्था में होती है। और ये क्या है, अधातुएं हैं। इसलिए जो है चूँकि उस समय जो है जो मध्यकाल तक जो है गैसीय पदार्थों को जो है प्राप्त करने और एकत्रित करने की, है ना, गैसीय पदार्थों को जो है गैसों की मतलब जो अधातु जो है ना, जिनको हम बाद में अधातुओं के रूप में प्राप्त किए हैं, तो जो गैसीय अवस्था वाली जो अधातुएं हैं, तो गैसों को चूँकि मध्यकाल में गैसों को है ना प्राप्त करने और एकत्रित करने की कोई भी विधियाँ जो है विकसित नहीं थी। मतलब कोई ऐसी विधि नहीं थी जिसके द्वारा हम जो है गैसों को क्या कर सके, एकत्रित कर सके और प्राप्त कर सके। इसी कारण से जो है ना, इसी कारण से जो है हम जो है जो गैसीय अवस्था में जो आज हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो अधातु हैं, उनकी समझ हमको जो है विकसित जो है ना, उनकी अवस्था का जो है हमको कोई भी समझ जो है समझ नहीं था। समझ में आ रहा है ना। कि देखिए क्या था, चूँकि हम जो है यहाँ पर जो है जो गैस जो है ना, गैसों को प्राप्त करने और एकत्रित करने की विधियाँ हमारे पास नहीं थी, मतलब विकसित नहीं थी विधि जो है, तो हम नहीं जान पाए थे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो गैस अवस्था की कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण से जो है रासायनिक अभिक्रिया में गैसों के भाग लेने, है ना, और अभिक्रिया के बाद बनने को जो है नहीं समझा जा सका था। मतलब जो है हम ये नहीं जान पाए थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है गैस जो है क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और या फिर रासायनिक अभिक्रिया जो है होने के बाद जो गैस जो उत्पन्न होती है ना, आप पढ़ते हैं, तो उनके जो है नया गैस जो है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है बनती है, इसको भी हम जो है नहीं समझ पाए थे। क्योंकि उस समय जो है इस प्रकार से जो है कोई भी जो है विधियाँ जो है क्या नहीं हुई थी, विकसित नहीं हुई थी, या हमारी समझ नहीं थी उस समय। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है और इसी कारण से क्या हुआ, इसी कारण से जो है दहन की जो प्रक्रिया जो है ना, दहन की जो प्रकृति है उसको जो है हमको जो है समझने में क्या लगा, बहुत समय लगा। क्योंकि दहन की प्रक्रिया में क्या होता है, गैसों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो चूँकि गैसों के बारे में हम उतना नहीं जानते थे उस समय, इस कारण से जो है दहन की प्रकृति को समझने में हमको जो है क्या हुआ, बहुत समय लगा। ओके, उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो है एक वैज्ञानिक आता है हेल्स नामक, है ना। हेल्स नामक एक जो है वैज्ञानिक आता है, इन्होंने एक जो है उपकरण का क्या किया, आविष्कार किया, है ना। एक जो है गैस यांत्रिकी ट्रफ, है ना, गैस यांत्रिकी ट्रफ का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। ठीक है ना। जिसके माध्यम से क्या हो सका, इसी के माध्यम से जो है दहन और अन्य अभिक्रियाओं से जो उत्पन्न जो गैसें जो होती है ना, दहन से और जो अभिक्रिया होती है उससे जो उत्पन्न गैस होती है, उनको जो है इकट्ठा करना क्या हो सका, संभव हो सका। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर पाएँ, जो गैस जो हैं उनको जो है जान पाएँ, गैसीय अवस्था के बारे में कि अभिक्रिया होती है तो गैस उत्पन्न होती है। ठीक है ना। दहन की क्रिया को हम जो है इसी यंत्र के माध्यम से क्या कर पाएँ, हम जो है समझ पाएँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है गैसों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना जो है संभव हो सका इसी कारण से। ओके, उसके बाद जो है आगे जो है इस उपकरण की सहायता से और जो अन्य जो वैज्ञानिक थे, है ना, हेल्स के अलावा जो है उन्होंने जो है क्या किया, गैसों का जो है पृथक
पृथक कर जो है उन्होंने अलग से क्या किया, अध्ययन किया, और गैसीय अधातुओं की खोज क्या हुई, इस प्रकार से जो है संभव हुई। समझ में आया? इसको इसी प्रकार से कहानी की तरह पढ़ना और समझना है ना, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो है हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से खोज हुई इसका, है ना, इसी चीज़ को। अब उसके बाद देखिए, आगे देखिए, अब क्या हुआ, अब चूंकि ये उपकरण की खोज हो चुकी थी, उसके बाद जो है क्या हुआ, जैसे जैसे वैज्ञानिक लोग जो है इस उपकरण की सहायता से क्या करने लगे, गैसों का जो है अध्ययन करने लगे, है ना, तो जो है अधातुओं की जो खोज हो रही थी उसमें जो है क्या आ गई, तेजी आ गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे क्या होता है, आगे देखिए, एक सीले, एक स्वीडिश वैज्ञानिक, है ना, स्वीडिश जो है रसायनज्ञ थे, सीले नामक एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, है ना। उन्होंने जो है फिर 1771 में क्या किया, फ्लोरीन का खोज किया। फ्लोरीन एक अधातु है। उसके बाद जो है 1774 में जो है क्लोरीन तत्व की क्या हुई, खोज हुई, है ना। इस प्रकार से जो है अधातुओं की लगातार क्या हो गई, खोज होती गई। उसके बाद जो है आगे देखिए, अब आगे जो है प्रकृति में जो है अक्रिय गैसें, अक्रिय मतलब जो किसी से कोई भी क्रिया नहीं करते, जिनकी जो है अष्टक जो है क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो अक्रिय प्रकृति की जो गैसें जो है ना, वो क्या होती है, प्रकृति में जो है स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जो अक्रिय प्रकृति की जो गैसें हैं, जैसे कि हीलियम है ना, इनकी मात्रा जो है क्या होती है, बहुत ही कम होती है प्रकृति में, और इस कारण से जो है इनको भी खोजने में क्या लगा, बहुत ज़्यादा क्या लगा, समय लगा। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है आगे देखिए, अब आगे जो है फिर से एक वैज्ञानिक आता है, कैवेंडिश। इन्होंने जो है 1785 में क्या किया, वायु के साथ जो है ये भी जो है वायु का जो है कुछ प्रयोग किया, और प्रयोग करने के पश्चात इन्होंने क्या किया, वायु से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पृथक किए, तो एक अज्ञात गैस के बुलबुले देखे, जो कार्बन, जो स्वतः आर्गन था, है ना, जो आर्गन थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैवेंडिश जो था, इन्होंने जो है वायु से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब पृथक कर लिया, अलग कर लिया, है ना, वायु से, तो इन्होंने कुछ जो है गैसों के बुलबुले देखे, अज्ञात गैसों के, जो, और वो क्या, कौन सा गैस था, वो था आर्गन, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, अधातुएं हैं। समझ में आ रहा है ना। और जी ये आर्गन तो था, किंतु इनको इन्होंने पहचान नहीं पाए, है ना, क्योंकि इस समय जो है कुछ जो है खास प्रयोग नहीं कर पाए थे। लेकिन ये जान गए थे कि कुछ न कुछ ऐसी कुछ गैसें हैं, है ना, वायु में। ओके, तो ये जो आर्गन जो था, ये भी क्या है, अक्रिय गैस है। तो इनको जो है नए तत्व के रूप में पहचानने में भी 100 वर्ष लग गए थे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए 1894 में रैमसे और एक वैज्ञानिक था रेले, ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से जो है वायु का क्या किया, इन्होंने फिर से वायु का जो है क्या किया, यहाँ पर जो है प्रयोग किया, है ना। और इन्होंने पाया कि जो नाइट्रोजन का जो शुद्ध नाइट्रोजन है ना, जो नाइट्रोजन का जो घनत्व है, वो जो है शुद्ध नाइट्रोजन के घनत्व की अपेक्षा क्या है, अधिक है। इसका मतलब यह है, चूँकि शुद्ध नाइट्रोजन का घनत्व यहाँ पर क्या है, ये जो नाइट्रोजन इन्होंने, मतलब वायु में जो नाइट्रोजन था, वायु से जो नाइट्रोजन प्राप्त हुआ था, वो क्या था, वो जो है शुद्ध नाइट्रोजन के घनत्व से क्या था, है ना, मतलब शुद्ध नाइट्रोजन के घनत्व से जो है इनका घनत्व क्या था, ज़्यादा था। किनका, जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन हुआ था उनका। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जान लिया कि यदि शुद्ध नाइट्रोजन का घनत्व क्या है, वायु से जो प्राप्त नाइट्रोजन है उनसे उनका घनत्व कम है ना, और जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन है उनका घनत्व क्या है, अधिक है। इसका मतलब ये है कि वायु में जो है ना, नाइट्रोजन के अलावा जो है और जो है कुछ न कुछ गैसें क्या है उसमें शामिल है, ये जान गए। इससे मतलब इन्होंने जाना कि वायु जो है क्या है, वायु में जो है कई प्रकार की गैसों का क्या मिश्रण है, उसमें और कुछ कुछ क्या है, गैसें हैं, ठीक है ना। समझ में आया। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, जब नाइट्रोजन जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन था जिनका घनत्व अधिक था, उनमें से जो है गैसों को जब क्या किया, इन्होंने अलग करना शुरू किया, अलग किया, तो इन्होंने जो है एक गैस जो है क्या किया, प्राप्त किया, गैस की खोज की, है ना, वो कौन सी गैस थी, आर्गन। समझ में आया। और इस प्रकार से ये जो रैमसे थे, इन्होंने क्या किया, जिस प्रकार से आयरन जो है अक्रिय गैस था, उसी प्रकार से इन्होंने जो है हीलियम है, नियान है, क्रिप्टान है, जिनान है ना, इनका क्या किया, ये सभी जो अक्रिय गैसें थी, इनकी क्या की, इन्होंने खोज की। समझ में आया। और इस प्रकार से जो है अभी तक जो है ना, 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है अधिकतर जो है अधातुओं की क्या हुई, खोज हुई। और
खोज की जा चुकी है ना, खोज की गई। समझ में आया? तो ये था क्या कि अधातुओं की खोज जो है किस प्रकार से हुई, डिटेल से समझाया हूँ किस किस प्रकार से हुई खोज, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अधातुओं का रसायन। जो अधातुएं जो है उनका रसायन जो है किस प्रकार से होता है ना, किस प्रकार से वो जो है क्रिया करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अधातुओं का रसायन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अधातुओं का रसायन, ओके। तो हाँ, एक बात और है ना, आप लोग यदि आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, और वीडियो देख रहे हैं तो ये मत समझना कि वीडियो जो है धुंधला टाइप का जो है मैं डालता हूँ, ऐसा नहीं है ना। वीडियो जो है बहुत साफ डलता है। आप जो है अपने यूट्यूब का जो है क्वालिटी बढ़ा करके देखिए, है ना। जैसे 240 में देखेंगे फिर भी स्पष्ट दिखाई देगा, 360 में देखेंगे फिर भी स्पष्ट दिखाई देगा, है ना, और 144 में देखेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा जो है धुंधला दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप क्वालिटी को क्या करेंगे, बढ़ा करके देखेंगे, आपको एकदम स्पष्ट जो है क्या होगा, दिखाई देगा जो PDF जो है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अधातुओं का रसायन। अब देखिए आवर्त सारणी में अधातुएं जो है कहाँ पर स्थित है। तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में जो है जो पहला समूह है उसमें स्थित है, ऐसा आवर्त सारणी है तो, ठीक है ना, ऐसा है ना, ऐसा। तो ये ऐसा जो है समूह है। तो फर्स्ट में जो है आवर्त सारणी में जो है, जो आवर्त सारणी में पहला जो समूह है उसमें हाइड्रोजन है। उसके बाद जो है समूह 14 से लेकर के 18 तक जो है अधातुएं जो है क्या हैं, स्थित हैं। समझ में आ रहा है ना। और जो अधातुएं जो होती है उनके बाह्य कोश में जो है 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। 2 के बाद क्या होगा, ये हो गया 2, है ना। 2 के बाद 8 होगा, 8 के बाद फिर से क्या, 8 2 10 हो गया, और ये हो गया क्या, 7। इसका मतलब ये है कि जो अधातुएं जो होती है उनके परमाणुओं के बाहरी कोश में जो है 4 से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 4 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 4 से लेकर के 8 के बीच में है, ठीक है। तो जो अधातुएं होती है उनके बाहरी कोश में जो है 4 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ओके। और इस प्रकार से ये क्या होती है, इनमें जो है जो अधातुएं जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। बताया हूँ ना, अधातुएं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है ना, जो अधातुएं जितने भी हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। और इसी कारण से ये जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इस कारण से ये ऋणात्मक प्रवृत्ति होते हैं, विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के। समझ में आया, ओके। और अधातुएं जो है धातुओं की अपेक्षा जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक धातु की जो है भिन्न भिन्न क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता जो है भिन्न भिन्न होती है, सॉरी अधातु की, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है अधातुओं का जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है 2.01 से 4.1 के मध्य होता है, ओके। उसके बाद आगे देखिए, यदि हम आवर्त सारणी, जैसे कि ये आवर्त सारणी है, यदि हम आवर्त सारणी में क्या करते हैं, आवर्त सारणी में जो है समूह में, है ना, ऊपर से यदि नीचे की ओर आते हैं, किस में आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। नीचे की ओर आते हैं तब जो तत्व जो होते हैं ना, मतलब जितने भी तत्व होते हैं उसमें जो है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। और जबकि ये बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, मतलब इस दिशा में जाते हैं, ऐसा आवर्त सारणी में, तो जितने भी तत्व हैं उनमें जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है। तो देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है ना। फ्लोरीन जो है याद रखना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ओके। और ऑक्सीजन और क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक मान जो है लगभग जो है क्या होता है, समान होता है ऑक्सीजन और क्लोरीन का। समझ में आया। अब देखिए उसके बाद जो है आगे कि विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है यह निश्चित करता है कि अधातु किसी धातु या अन्य धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है, ठीक है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये है कि वो अन्य धातुओं से या फिर अधातुओं से जो है किस प्रकार से अभिक्रिया करती है, इसको कौन निश्चित करता है, विद्युत ऋणात्मकता। समझ में आया, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब समूह 18 के तत्वों को छोड़कर अन्य अधातुएं रासायनिक अभिक्रिया में ऋणायन बनाती है अथवा सहसंयोजी बंध बनाती है ना। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो जो समूह 18 के तत्व जो है वो जो है ऋणायन जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो है ऋणायन बनाती है अथवा सहसंयोजी बनाती है, ठीक है। मतलब इनको जो है
छोड़ करके समूह 18 के तत्वों को, क्योंकि समूह 18 के तत्व जो है अक्रिय गैसें हैं जिनकी जो है क्या होती है, अष्टक जो है पूर्ण होती है। ये निष्क्रिय प्रवृत्ति होते हैं, किसी से कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो अधातुएं हैं वो क्या करती है, वो ऋण आयन बनाती है, ठीक है ना, और सहसंयोजी बंध बनाती है। मतलब सहसंयोजी बंध कहने का मतलब है दो तत्व अलग अलग क्या कर रहे हैं, अगर एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, देते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, साझा करते हैं सहसंयोजी बंध में। ओके, तो देखिए आगे देखिए, अधातुओं और धातुओं के बीच अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो समझिए यहाँ पर जो है जब भी क्या होता है, अधातुओं और धातुओं के बीच अभिक्रिया होती है। देखिए ये मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हाँ सॉलिड है, एस लिखा मतलब सॉलिड है ना, कठोर रूप में पाया जाता है। उसके बाद जो है कापर, जो है कापर सॉलिड है, और ऑक्सीजन जो है कापर से जो है, कापर यहाँ पर धातु है और ये जो है ऑक्सीजन अधातु है। तो कापर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कापर ऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फेट, ये जो है फेरस जो है सल्फर से जो है क्रिया करके फेरस सल्फाइड बनाता है ना, फेरस सल्फेट बनाता है, सॉरी फेरस सल्फाइड बनाता है। उसके बाद जो है मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करके जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, नमक बनाता है सॉलिड रूप में। उसके बाद जो है कैल्शियम जो है फास्फोरस से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम फास्फाइड बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, है ना, तो अधातु और धातु आपस में क्रिया करके जो है आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब ऐसा यौगिक जो क्या हो सकता है, आयनित हो सकते हैं यदि हम इसमें विद्युत प्रवाह करें तब। समझ में आ रहा है ना, मतलब अधातु और धातु आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो जब आयनिक यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पर धातु का जो है ऑक्सीकरण, जो धातु जो होता है उनका ऑक्सीकरण होता है, और जो अधातु जो होता है उनका क्या होता है, अपचयन होता है। आप जानते हैं ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ चुके हैं ना। ऑक्सीकरण मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जो है जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होना, ऑक्सीजन की मात्रा में, है ना। और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होना। या फिर दूसरा आप ऑक्सीकरण मतलब ये समझ सकते हैं कि अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया कि आपका धातु और अधातु के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो क्या होती है, आयनिक यौगिक बनती है। समझ में आया। उसके बाद आगे देखते हैं अधातुओं की आपस में अभिक्रिया। तो जब अधातुएं जो होती है वो जब आपस में क्या करती है, अधातु जब आपस में अभिक्रिया करती है तब सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अधातुएं जब अभी तक हम देख रहे थे धातु और अधातु जो आपस में क्रिया करते हैं तब क्या होता है, वो अभिक्रिया देखें पिछले, अभी जो पिछला जो देखें इसमें। अब देखें कि अधातु जो है जब आपस में खुद ही क्रिया करते हैं तब क्या होता है, ये जो है सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, है ना, सहसंयोजी यौगिक। समझ में आया, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाते हैं, ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अधातु जो है, अधातुएं जो है ना, इसमें हम केवल क्लोराइड और ऑक्साइड, है ना, मतलब क्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ अधातु जो है क्लोरीन से क्रिया करेगी तब क्या होगा, है ना, अभिक्रिया होगी। तो देखिए जब अधातुएं जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करती तब बनता है क्लोराइड, क्या बनता है, क्लोराइड बनाते हैं। अधातुएं जो है क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन जो है क्लोरीन से क्रिया किया है ना, तो क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन क्लोराइड बना टेट्राक्लोराइड लिक्विड रूप में। उसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस है जो है क्लोरीन से क्रिया क्या बनाता है, HCl बनाता है गैसीय रूप में, है ना। उसके बाद जो है फास्फोरस क्लोरीन से करके क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। ओके, लिक्विड रूप में। समझ में आया, मतलब कुल मिलाकर क्या बना रहे हैं, क्लोराइड बना रहे हैं। मतलब अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। ओके, उसके बाद आगे हम समझते हैं अधातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अधातुएं जो है ऑक्सीजन से भी क्रिया करके जो है ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं इनको। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस ऑक्सीजन से क्रिया किया, फास्फोरस ऑक्साइड बना। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है अधातुएं जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। समझ में आया, याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, जब भी आप लिखते हैं तो आपको कैसा लिखना है, जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, कम विद्युत ऋणात्मक जो अधातु है उनको क्या लिखना रहता है, हमको पहले लिखना रहता है। उसके बाद जो है अधिक ऋणात्मक जो होती है उनको बाद में लिखना रहता है। समझ में आ रहा है। देखिए कार्बन जो है कम विद्युत ऋणात्मक है, इस कारण से कार्बन को पहले लिखा जाता है, और ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इस कारण से ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो हम O2C भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं। जो कम जो रहता है उसको पहले लिखते हैं, कम विद्युत ऋणात्मक को, और जो अधिक ऋणात्मक रहता है उनको बाद में लिखते हैं। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है। समझ में आया, है ना। अब देखिए ये यहाँ तक समझ गए।
उसके बाद जो है आगे समझिए अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम प्रकृति देखेंगे कि जो अधातुएं जो होती हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसे होती है। तो इसके लिए जो है हम जो है जैसे कि यहाँ पर जो है सल्फर ले लेते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, सल्फर का चूर्ण ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब गर्म करते हैं जैसे ही, तो वो क्या करती है, वो जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और क्या बनता है, गैस बनता है। इस गैस को हम क्या कर लेते हैं, एक जार में जो है क्या कर लेते हैं, गैस का एक जार होता है उसमें एकत्रित कर लेते हैं चम्मच की सहायता से। अब जो गैस जो बनती है ना, तो इसको जो है एक जार में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या कर लेते हैं, पानी डाल देते हैं। और पानी डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये जो है उनका एक जली विलयन बन जाता है। ठीक है। अब ये जो हमको जो है यहाँ पर देखिए जली विलयन क्या हो जाता है, बन जाता है। अब इसको यदि हम लिटमस पेपर से क्या करते हैं, हम टेस्ट का मतलब जो है लिटमस पेपर से हम क्या करते हैं, यदि हम इनको जो है चेक करते हैं कि ये जो ऑक्साइड जो बना है ना, जो अधातु की जो ऑक्साइड बना है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर को गर्म चूर्ण को गर्म किए थे तो ये जो गैस जो निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, उनकी प्रकृति कैसी है। यदि हम क्या करते हैं उसको जो उसमें जो है यदि हम जो है पानी क्या कर देते हैं, पानी को डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फर ऑक्साइड जो है उनका जली विलयन बन जाता है, जो गैस है उनकी। ठीक है ना। तो ये जो होती है, जो जली विलयन जो होती है अधातुओं की, जो अधातुओं का ऑक्साइड की जो जली विलयन जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। हमको कैसे पता चलता है, हम जब लिटमस पेपर से जो है चेक करते हैं तब क्या पता चलता है कि जो अधातु होती है उनकी जो ऑक्साइड होती है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है उनका जब जल में हम विलयन बना देते हैं तो वो जली विलयन कहलाता है। तो ये कैसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं केवल, है ना, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बनती है उसमें जो है जल डाल देते हैं, इनका भी जली विलयन बन गया। तो ये जो यौगिक जो बनता है ना, वो भी क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो ऑक्साइड जो होते हैं ये तो अम्लीय मतलब जली विलयन है ना, अधातु ऑक्साइड के जली विलयन है। यदि हम केवल अधातु ऑक्साइड जो है उनकी यदि प्रकृति की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो जो है ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, अम्लीय हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो है, जैसे कि H2O है, H2O भी क्या है, ये जो है हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, किंतु इनकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। आप जल को देखते हैं, जल कोई अम्ल थोड़ी ना है, अम्लीय प्रकृति की नहीं होती ना पानी जो है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये हुआ कि अधातुओं की जो है, जो जली विलयन जो होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड की, वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जबकि जो ऑक्साइड जो होते हैं अधातुओं के, वो क्या होते हैं, वो जो है ज़रूरी नहीं है अम्लीय हो, है ना, वो जो है उदासीन भी हो सकती है। समझ में आया। तो ये था क्या, ये था आपका जो है आज का क्लास। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने जान लिया कि अधातुओं की खोज किस प्रकार से हुई थी, अधातुओं का रसायन है, धातु और अधातु के बीच में जब अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है, और अधातुओं की आपस में अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है, और अधातुओं की जो है ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, ओके। जब नेक्स्ट क्लास में होगी इसमें हम जो है कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।